नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे उस एक चर्चित खबर को लेकर जो कि लगातार पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर लगातार चर्चाओं का विषय बनी है और वो है एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी सप्लाई जो है अभी फिलहाल उसको लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है, सख्त नजर आ रहे हैं और टीमें जो है उनकी निगरानी लगातार देखने को मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी अनियमितता पाई गई, कोई ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उस पर कानूनी वैधिक कार्रवाई जो है वो होगी। और फिलहाल एलपीजी वितरकों के स्टॉक की क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगी, जांच होगी। उपभोक्ताओं को बिना बाधा गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू के अंदर एलपीजी सिलेंडरों और अन्य ईंधनों की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी टीमें गठित करने का फैसला किया है। ये घोषणा डिप्टी कमिश्नर जम्मू राकेश मिन्हास ने एलपीजी वितरकों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान की। बैठक में जो भी ईंधन है उसकी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और वितरण प्रणाली को और मजबूत करने पर चर्चा की। डिप्टी कमिश्नर ने सभी एलपीजी वितरकों को निर्धारित आपूर्ति शेड्यूल का पालन करने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सर्कुलर्स का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आईएएस और जम्मू के डीसी राकेश मिन्हास ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वितरक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया या फिर अनुचित गतिविधियों में शामिल मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन द्वारा गठित विशेष टीमें जिले के विभिन्न वितरकों के यहाँ पर एलपीजी और अन्य ईंधन के स्टॉक का क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगी और ये टीमें नियमित निरीक्षण कर स्टॉक रिकॉर्ड और सप्लाई पैटर्न की जांच करेंगी ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी बिना किसी बाधा के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो सके। कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी फिलहाल स्टेट ऑफ टेंशन वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन तमाम चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमने देखा, लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि पेट्रोल और डीजल जो है वो पूरे भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन दिक्कत है तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर। एलपीजी गैस सिलेंडर्स हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, कोई अनियमितता ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ब्लैक में सिलेंडर्स बेचे या खरीदे ना जाएं और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। खास तौर पर उन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे या फिर जिन लोगों की दुकानें हैं जो कि खाने पीने की चीजों को बेचते और खरीदते हैं, उन लोगों की दुकानों पर भी लगातार छापेमारी हो रही है कि वो कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कमर्शियल यूसेज के लिए ना करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर डीसी राकेश मिन्हास की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम जो भी ऑयल कंपनीज के अधिकारी थे, जो हेड्स थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये साफ कहा गया कि जितने भी यहाँ पर लोग भारत के अंदर रह रहे हैं या फिर जम्मू के अंदर, खास तौर पर जम्मू की बात करेंगे क्योंकि डीसी जम्मू की तरफ से बैठक हुई। जम्मू में जितने भी लोग हैं उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर जो है बिना बाधा के मिल पाए, कोई अनियमितता ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके चलते उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और लोगों को भी कहा गया है कि पैनिक ना हो, कोऑपरेशन जो है उसके साथ काम करें, संयम बरते। लंबी कतारों के अंदर खड़े होने को लोग मजबूर जरूर हैं, लेकिन ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति तक एलपीजी सिलेंडर सही दामों में सही वक्त पर पहुंचेगा, लेकिन लोगों को भी सहयोग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर लंबी लंबी कतारें हमने देखी, लेकिन प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, हर एक उस कंपनी पर नजर रखी जा रही है जो कि एलपीजी बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए जम्मू में एलपीजी सप्लाई पर प्रशासन सख्त हो चुका है, टीमें गठित की गई हैं और आदेश जारी किया है कि कोई भी अनियमितता होगी तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस एक व्यक्ति पर होगी। फिलहाल अभी की अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी स्टेट ऑफ टेंशन जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी फिलहाल आज 16वां दिन है, लगातार वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। उम्मीद थी कि बहुत जल्द, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या 2 हफ्ते तक ये वॉर चलेगी, लेकिन अब 2 हफ्ते से 2 दिन ऊपर हो चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं और लगातार संकट गहराता जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रही है।
तेल है और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, इनकी सबसे ज़्यादा किल्लत जो है सभी देशों में देखने को मिल रही है। लेकिन जम्मू के अंदर अभी तक फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। खाने पीने की चीज़ों की जो यहाँ पर प्राइसेस हैं उसमें भी खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। लोग भी संयम बरत रहे हैं और पूरा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है लोगों के अंदर और इन ऑयल कंपनीज के मालिकों के अंदर। और लोगों को जो है एलपीजी गैस सिलेंडर सही दामों पर, सही वक्त पर अभी तक मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी कोई शॉर्टेज ना हो और प्रशासनिक अमला इसी तरह से अलर्ट मोड पर रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक मुख्य ऑर्डर जो है वो कल रात को जारी हुआ और ये ऑर्डर था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग केस के अंदर, जहां पर एसआईटी का गठन आईजी जम्मू की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू जोन के आईजी की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसके अंदर की 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके अंदर की 7 सदस्य मौजूद होंगे और इसके अंदर ये रखा गया है कि ये जो 7 लोग होंगे वो सही ढंग से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो आपको बता दें कि 11 मार्च की वो रात थी जब 11 मार्च को दो गोलियां जो है वो चली और ये गोलियां चलाई गई कमल सिंह जम्वाल की तरफ से। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क नाम का एक बैंक्वेट हॉल था। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब ये गोलियां चली और 63 इयर्स ऑफ एज के कमल सिंह जम्वाल जो कि पुरानी मंडी ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं, उनको जो है पुलिस ने इंस्टेंटली पकड़ लिया, उसी वक्त उन्हें हिरासत में लिया। और जब उनकी बयान सामने आए, उनकी बयान में ये निकल कर आया कि पिछले 20 सालों से वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहते हैं और इस बार भी उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इस बार भी नहीं मरा। उसके बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस कस्टडी के अंदर, कोर्ट ने आदेश दिए कि 5 दिन के लिए ये रिमांड पर रहेगा क्योंकि इंटेरोगेशन होना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मैटर के अंदर होना जरूरी है क्योंकि एट द एंड ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर यहाँ के सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जुड़ा हुआ मामला है और ये छोटी बात नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स और कई बड़े सवाल हमने देखे उठते नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल कल एक आदेश जारी किया गया जिसमें कि कहा गया कि 11 मार्च 2026 को फारूक अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है, प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक मैरिज सेरेमनी में थे रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल ग्रेटर कैलाश एरिया में। रात को 10:10 पर उन पर जो है गोलियां चली, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली जो है उन्हें टच नहीं हुई और वो बिल्कुल सही सलामत थे। अगले दिन भी उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई कि उन्हें सिर्फ यहाँ पर नेक के पास हल्की सी जलन महसूस हुई, हल्की सी हीट महसूस हुई और उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि उन पर ये गोलियां चली हैं। जब वो वापस गाड़ी में बैठे तो उनके सहयोगियों ने, उनके एसपीओज ने और उनके जो साथी मौजूद थे, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको ये जानकारी दी। उसके बाद कल जो है जम्मू के जो आईजी हैं उनकी तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। 7 लोग इसके अंदर होंगे। सुपरविजन इसकी डीआईजी जम्मू कश्मीर जेएसके रेंज करेंगे और इसमें जो 7 नाम शामिल हैं वो एक एक कर मैं आपको बता दूं। इसके अंदर संजय शर्मा है एसएसपी SO2 डीआईजी जेकेएस रेंज, इरशाद हुसैन राठर जो कि एसपी हेडक्वार्टर्स जम्मू है, अरविंद कुमार संब्याल डीवाईएसपी आरपीएचक्यू जम्मू, इंस्पेक्टर स्वरूप सिंह ये भी आरपीएचक्यू जम्मू है, इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के यहाँ पर ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर संजीव चिब जो कि एसएचओ गंग्याल पुलिस स्टेशन के हैं और इंस्पेक्टर शारिक मजीद जो कि EX के हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। ये 7 अहम नाम इस आदेश के अंदर लिखे गए हैं। आदेश की कॉपी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 7 लोग जो हैं मिलकर इस एक केस पर चर्चा करेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, कंक्लूजन निकाला जाएगा। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर आदेश के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो इन्हें टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंतर्गत ही जल्द से जल्द जो पूरा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत और बीएनएस की धारा 109 के तहत जो मामला है वो कमल सिंह जम्वाल के अगेंस्ट यहाँ पर दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि केस
FIR number 29/2026 अंडर सेक्शन 109 ऑफ BNS और सेक्शन 325 ऑफ आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन गंग्याल में ये मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर अराइज हुए। तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके जो प्रतिनिधि है, उनके जो बड़े चेहरे हैं, उनकी तरफ से भी इस एक चीज़ को लेकर निंदा की गई। लेकिन जब इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात करेंगे तो हालांकि पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देर रात से ही गंग्याल पुलिस स्टेशन के अंदर इस एक व्यक्ति को रखा गया जिसका नाम कि कमल सिंह जम्वाल है, जिसने की फायरिंग की और उसकी तरफ से भी मीडिया के अंदर कहा गया कि जब वो 5 दिन की रिमांड के बाद या फिर जब उनकी बेल होगी या फिर जब उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा इन फ्यूचर जो भी होगा, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इंटेंशन बताएंगे, कारण बताएंगे, रीजंस बताएंगे कि आखिरकार वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना क्यों चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो हमला हुआ था उसके प्रयास की जांच के लिए पुलिस ने 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। अधिकारियों के अनुसार ये टीम जम्मू जोन के आईजी भीमसेन टूटी के आदेश पर किया गया, जहां पर बुधवार रात को ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक मैरिज फंक्शन के दौरान ये घटना पेश आई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समारोह से बाहर निकल रहे थे, तभी एक हमलावर पीछे से आया और उन पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें कोई भी इंजरीज नहीं आई, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद थे। उन्हें जरूर माइनर इंजरीज आई, छर्रे जरूर थोड़े से लगे, लेकिन वो भी बिल्कुल उसी वक्त ठीक थे, आज भी ठीक हैं और अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। मौके पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और लोगों की तरफ से भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ा गया। फरार होने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया, पुलिस को जो है सौंप दिया गया। कमल सिंह जम्वाल इस व्यक्ति का नाम है, उसे पकड़ा गया और उसके पास से हमले के अंदर इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर बरामद की गई और बाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो गठन हुआ है, सबूत जुटाने की कोशिश किए जाएंगे, गवाहों से पूछताछ होगी, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और हमले के पीछे की मंशा, इंटेंशन क्या कुछ है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द एक कंक्लूजन, एक रिपोर्ट जो है वो बाहर आएगी, पब्लिक डोमेन में भी आएगी, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत बड़े बड़े सवाल है कि आखिरकार एक नॉर्मल लेमैन, एक आम इंसान, वो भी 65 वर्ष की लगभग की उम्र का कमल सिंह जम्वाल, आखिरकार क्या रंजिश, पिछले 20 सालों से ऐसी क्या बात ये दिल में लेकर बैठे हैं जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 80 से भी ज्यादा वर्ष होने के बाद भी इन्हें जान से मारना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं विद इन द टाइम फ्रेम ये कंक्लूजन निकलकर सामने आ जाएगा। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां जम्मू कश्मीर में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने संभावित स्थलों की पहचान का काम तेज किया है। कि 3 से 4 जो परियोजनाएं रुकी थी उनको एक बार फिर से शुरू करने का कार्य किया गया है। जम्मू कश्मीर से अन्य राज्यों तक पानी पहुंचाने की योजना पर विचार विमर्श लगातार तेज हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नई जल विद्युत योजना के निर्माण हेतु संभावित स्थानों की पहचान शुरू कर दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि अधिकारियों ने नई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की जांच शुरू कर दी। मंत्री के मुताबिक पहले से रुकी हुई 3 से 4 जल विद्युत परियोजना पर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिए गए हैं, जबकि कुछ नई परियोजनाएं हैं, इन पर जो है वो अलग अलग चरणों में काम होगा। सरकार अब जम्मू कश्मीर में जल विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए नए स्थलों की तलाश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन पहले से संचालित हैं और मौजूदा परियोजनाओं की जलाशय क्षमता बहाल करने के लिए डीसिल्टिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जम्मू कश्मीर से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पानी पहुंचाने की संभावना पर भी जो यहाँ पर विचार है वो कर रहा है। फिलहाल इसके लिए नहरों या सुरंगों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है और 2 से 3 संभावित रूटों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
वही बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जहां केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं भी खेती के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जम्मू के ग्रामीण इलाकों की कई महिलाओं ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से मशरूम और सब्जियों की खेती शुरू कर दी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ खास बात यह है कि इनमें से कुछ महिलाओं ने खेती को अपनाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। मेहनत और सरकारी योजनाओं के सहारे ये महिलाएं आज न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है, एक इंस्पिरेशन बन गई है। तो हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। महिलाओं ने बदली खेती की तस्वीर, सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में खेती अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रही। बदलते समय के साथ साथ महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं अब इन महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। पहले जहां खेती में केवल पुरुष काम करते दिखाई देते थे, वहीं अब महिलाएं भी खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करती हैं। जम्मू के कई गांवों में महिलाएं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती को अपना पेशा समझ लिया है। खास बात तो यह है कि इनमें कुछ महिलाओं ने तो नौकरी भी छोड़ दी है और पूरी तरह खेती की ओर रुख कर लिया है। कृषि विभाग की मदद से इन महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के साथ साथ कई तरह की सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली इन फसलों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है। आज ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। और सर मैंने यहाँ पर ना मशरूम का ये काम बिजनेस शुरू किया है और मुझे बहुत इसका बेनिफिट है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नई नई स्कीमें चलाई और हम उम्मीद से जुड़े। उम्मीद से हमें बहुत अच्छी गाइड्स मिली और उन्होंने हमको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ा और जहाँ से एग्रीकल्चर ने हमें ट्रेनिंग दी, फिर उससे हम वो देखने भी आते हैं। हमें बहुत मदद मिली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मिस्ट्री वाला, और वो आते हैं हमको देखना, हमें बड़ी सपोर्ट देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर नारी शक्ति अपना काम करे, जैसे कि खीरा पाली हाउस, बड़े बड़े पाली हाउस बना रहे हैं लोग, और नारी शक्ति घर में बैठे भी अपना पैसा इनकम बना सकती है। जैसे हम मशरूम का काम करते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है, बहुत इसमें प्रॉफिट है। अंदर बैठे मज़े से काम करते हैं, घर का काम भी ख़त्म करते हैं और जहाँ पर भी काम करते हैं हम। और इसका मैं सोचती थी कि नौकरी भी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारा काम ही हमारे कई गुना हमें आगे बढ़ा सकता है और हमको सबसे मदद मिल रही है और हमारा काम बहुत अच्छा है। मशरूम और सब्जी उत्पादन से बढ़ रही आय, कृषि विभाग की ट्रेनिंग से मिला आत्मविश्वास। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कई महिलाओं ने अब खेती को रोजगार के रूप में अपनाया है। इनमें से कुछ महिलाएं पहले अलग अलग नौकरियों में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने कृषि क्षेत्र में संभावनाएं देखी और नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला लिया। कृषि विभाग द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन ने इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। विभाग के विशेषज्ञों ने उन्हें मशरूम उत्पादन, सब्जियों की उन्नत खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में सटीक जानकारी दी। इसके बाद इन महिलाओं ने छोटे स्तर पर ही शुरुआत की, मगर धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। मशरूम उत्पादन की खासियत यह है कि इसे कम जगह और कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है। यही कारण है कि महिलाओं ने अपने घरों में ही छोटे छोटे मशरूम यूनिट स्थापित कर दिए। मेरा खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में है और मैं खुद पहले जॉब करती थी। मेरे को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस एक्चुअली इसी फील्ड में। लेकिन अब जब जॉब करते करते ये समझ में आया कि दिन भर का जो 9 to 5 जो है हमारा जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसको छोड़ के अपना खुद का करें, तो हम खुद किसानी की तरफ बढ़ गए। हमारे पास सब कुछ है, सारे सोर्सेज है, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ है, तो हमने सोचा उसको यूज़ करें और अपना खुद का हम शुरुआत करें। बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ हर औरत को आगे आना चाहिए, बिकॉज़ अपना काम करने में जो सुख और जो मज़ा है वो 9 to 5 जॉब करके बिल्कुल नहीं है, मैं यही बोलूँगी। एंड अगर आपको सच में बिजनेस करना है एंड एक एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में आप आइए, आप अपना योगदान दीजिए। मैंने अप्लाई किया था
HADP के तहत मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ था, हाईटेक कल्टीवेशन के लिए फॉर एक्जॉटिक प्लांट्स के लिए। इसमें मुझे करीब करीब 90% की सब्सिडी मिली थी एंड इनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला था, पूरा सहयोग मिला था। इन्होंने मेरी हर जगह हेल्प की, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेके कहाँ कैसे अप्लाई करना, हर चीज़ का इनका मुझे सपोर्ट मिला, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन बनाने तक। और उसके आगे भी ये हमें सपोर्ट करते, कल्टीवेशन में अगर हमें कोई दिक्कत आती कुछ आती तो उसमें भी ये हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है इनका। नहीं सर, आज कोई नहीं डरने वाली बात है। सभी जो काम करके उसकी सब मदद करेंगे और सब चाहते हैं कि सारे काम करो। नारी शक्ति में इतनी शक्ति है ना कि वो जो भी काम करें कर सकती हैं। वो तो अच्छी बात है। ये मैं कोई 10-12 साल से लगा रही हूँ और बेनिफिट की तो बात ही मत पूछो। हम बहुत बेनिफिट निकाल रहे हैं। नौकरी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो हमारा काम है हमको बहुत खुशी है और इसने हमको बहुत आगे बढ़ाया है और सबकी मदद मिली हमको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उम्मीद से, सबसे मिली है कि हर नारी शक्ति अपने पाँव पर खड़े हो और अपना बिजनेस करे और अपना काम धंधा बढ़ाए। नौकरी भी करे, जिसकी नौकरी करे, जिसका घर का काम है वो अपना कोई काम शुरू करे। जैसे मशरूम है, खीरा है, बैंगन है। पाली हाउस के लिए गवर्नमेंट बहुत बहुत दे रही है स्कीमें, 50 लाख तक सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट तो बहुत आगे बढ़ा रही है कि कोई काम करे, कोई पीछे नहीं रहेगा। काम करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता की नई मिसाल की पेश, सही मार्गदर्शन और अवसरों ने बदला भाग्य। महिलाओं की ये पहल केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश भी है। खेती के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाएं और कृषि विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर में ये महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। जो महिलाएं पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थी, आज वही महिलाएं खेतों में मेहनत कर अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं। इनकी सफलता ये साबित करती है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे या कम नहीं है। अभी आज जो ये सिंदूर ऑपरेशन चला, वहाँ भी हमारी वुमेन्स ही थी। तो पहले हम कहते थे वुमेन्स कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन मेरी माने तो आजकल वुमेन्स कहीं आगे निकल चुकी हैं। अब वो कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रही हैं, वो हर फील्ड से उनसे आगे हैं। अगर जेंट्स कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, तो औरतें घर को संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं। वो घर भी संभालती हैं, किसान को लेके चलें तो किसानी को भी संभाल रही हैं। आप युद्ध के दौरान देखा, वो घरों को भी उन्होंने संभाला होगा और हम सबके घरों को संभाल के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। फिर आप मार्केट में चले जाओ, आज ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी यहाँ आपको फीमेल्स नहीं मिलेंगी। और ये वुमेंस डे को अगर मैं कृषि विभाग की अधिकारी होकर अगर कहूँ तो हैप्पी वुमेंस डे नहीं होना चाहिए, हैप्पी फॉर्मर वुमेंस डे होना चाहिए। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में इन महिलाओं की सफलता ये साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ अगर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। मशरूम और सब्जियों की खेती के जरिए ये महिलाएं आज आत्मनिर्भर बनकर समाज के सामने नई मिसाल पेश कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे पहल को और बढ़ावा मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं खेती से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, रोजाना मुनाफा कमाएं और घर या परिवार के साथ साथ समाज को भी विकसित बनाएं। बात अब जरा मौसम के हवाले से करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है और मौसम ने करवट ली। और मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रविवार को जम्मू और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे पहले कुछ दिनों से महसूस हो रही गर्मी से लोगों ने राहत ली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला ही सिस्टम हो गया है कि अचानक ही मौसम चेंज हो रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो गर्मी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम क्या हो रहा है, ये
मेरे को तो यही लग रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग ही के मल की आड़े आ रही है, ठंड बढ़ गई है दोबारा। और मैंने पीछे पढ़ा भी था न्यूज़ में कि बर्फ दिन ब दिन बर्फ पिघलती जा रही है। लगभग 60% बर्फ पिघल चुकी है, मतलब कि हुई ही नहीं बर्फ, मतलब बर्फबारी हुई ही नहीं। फिर भी अचानक मौसम चेंज हो गया, ठंड बढ़ गई है। तो आगे आगे देखो, मौसम गड़बड़ी लग रहा है कुछ। मौसम तो किसानों के लिए फायदेमंद है, पर अगर बारिश ज्यादा तेज हुई तो फिर नुकसान करेगी। नॉर्मल बारिश रहेगी तो फिर तो ठीक है। पर आगे ऊपर वाले पे ये सारा डिपेंड करता है कि भाई क्या मौसम क्या क्रिएट होता है। आज फिर से जो मौसम ठंडा हो गया, आज मौसम फिर ठंडा हो गया है। ऐसे गर्मी फील होने लगा था जैसे मई जून का महीना आ गया, लेकिन ये बारिश होने के कारण थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं हम। और मैं तो अब इसमें यही कह सकता हूँ कि सारे जम्मू वासी इसका लुत्फ उठाएं अभी बारिश का। और बहुत ही अच्छी बारिश और बहुत अच्छी मौसम हो रही है, इसमें शादी वादी भी है, फंक्शन चल रहे हैं, तो इसमें खाने पीने में भी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो। सर देखिए, मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उसके हिसाब से जो अभी बारिश हो रही है, अगर गेहूँ पके होंगे तो वो बारिश तो ख़राब करेगी। अगर गेहूँ अभी कनक लगे हुए हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ज़्यादा बारिश ना हो, ओले वगैरह ना गिरे तो सही है। अगर ज़्यादा बारिश हुआ, ओले गिरे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। दूसरी लाइट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो लाइट ऐसे कट हो रहा है, हम कमर्शियल इलाके में रहते हैं, हमारा काम ही सारा लाइटों से रिलेटेड है। तो ये गवर्नमेंट को कोई एडवाइजरी देनी चाहिए कि कितने एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब लाइट कहाँ की कटेगी और कब आएगी, ताकि उसके हिसाब से शेड्यूल सेट करके अपना काम करते रहें लोग। हाँ, बारिश अभी टिप टिप हो रही है, ठीक है, बूंदाबांदी पड़ रही है, तो 50% दिखाया से मैंने देखा वेदर में तो आज तो तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।